शैली भी नहीं है। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग ऑल। So today's topic is very easy, very easy, very important. लेंथ वाइज भी छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, पर टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही सही, साथ में थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, देखो एक चीज होती है, मतलब वो ट्रिक पकड़ लो बस आप, जो मेन बात है उसके बाद वो इजी लगे। ठीक है ना। देखो इजी एक होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्या होता है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ टॉपिक होता है। ठीक है ना, और लेंदी भी होता है, तो ये लेंदी भी नहीं है, उलझा हुआ भी नहीं है, बस वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बस वो ट्रिक पकड़ लें हम तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके इसमें भी है जो आपने भेजा था सिलेबस, उसमें आपने देखा होगा। टॉपिक नेम देख लो पहले। द टॉपिक नेम इज कंडीशनल सेंटेंसेस। आप कंडीशनल सेंटेंसेस कह लो या एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन कह लो, दोनों इसी के पार्ट एंड पार्सल माने जाएंगे। मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को एक्सपैंड कर दिया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को एक्सपैंड कर दिया। ठीक है ना, और एक पूरा टॉपिक बना दिया। कई कई जगह तो ये पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है ना। हम इसको टेंस वाले पोर्शन में कवर करेंगे, क्योंकि आपके लेवल पे जितना आएगा कंडीशनल सेंटेंस से हम इस टॉपिक से कवर कर सकते हैं इजीली। मतलब उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा। जो आपके लेवल पे आएगा ना, उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा। आर्टिकल्स हो गया ना बेटा, वो आएगा बेटा। उसको कहते हैं क्लोज टेस्ट, CLOZE क्लोज। हमारी बुक नहीं उठा के देखते ना, बुकलेट मिल गई आपको, उसको उठा के देखा आपने? उसका चैप्टर नंबर 16 देखना। क्या नहीं देगा? अब या तो फिर आगे नहीं देखना है तो फिर ये टॉपिक्स भी मत बताओ, फिर आने दो, पूरा कोर्स होने दो, उसके बाद अगर कुछ रहे तो बताओ। हमारा पूरा कोर्स होने दो, उसके बाद कुछ रहे तो बताओ। नहीं तो आप उसमें गो थ्रू करो, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें सारे अपनी बुकलेट में है, अपन वन वन बाय वन उसको कवर करेंगे। वो जो चीज आप कह रहे हो उसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। स्पेलिंग होती है क्लोज, ये वाला क्लोज नहीं जो अभी हम सीख रहे हैं इन दोनों में, ये वाला क्लोज नहीं, इसको तो उपवाक्य कहते हैं। उसको कहते हैं क्लोज, CLOZE क्लोज। ये होता है पार्ट ऑफ ए पैराग्राफ, पार्ट ऑफ ए पैराग्राफ। एक लंबे पैराग्राफ की छोटा सा इंस्टेंस 3-4 लाइन का निकाल लिया अपन ने, है ना। ठीक है, उसमें क्या करा, एक पैराग्राफ चल रहा है, बीच बीच में ब्लैंक डाल दिए। वही कह रहे हो, बीच बीच में क्या डाल दिए, वही कह रहे हो ना। एक पूरा पैराग्राफ है, फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उसमें आर्टिकल भरवा रहा है, तो फिर क्या है? बताओ, टॉपिक ढंग से बताना। उसको पैसेज बोलते हैं, उसको पैसेज बोलते हैं। और भी कुछ अलग है? राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स पे पहुंच गए आप, बहुत दूर पहुंच गए। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुए, अभी ग्रामर कंप्लीट नहीं हुई, वो कैप कंप्लीट नहीं हुई, हम पहुंच गए राइटिंग स्किल। बहुत दूर है अभी बेटा, पहले यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले हम ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन में हम टेंस पढ़ रहे थे, और टेंस में एक टॉपिक निकल के आया था कंडीशनल सेंटेंसेस, जो हमको आज की क्लास में कवर करना है, पूरा एक ही दिन में कवर करना है। शुरू करें। तो सबसे पहले तो आप सुनिए, कंडीशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कंडीशन हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें कंडीशन हो। अब बताओ कंडीशन का मतलब क्या है? सिचुएशन। आप बोलो कंडीशन का मतलब, और थोड़ा मोर अप्रोप्रिएट जाए तो। क्या? आपको इसके साथ शर्त। यस, कंडीशन मतलब होता है शर्त। क्या होता है? मैंने कहा मैं ये काम, हाँ मैंने कहा मैं ये कार्य कर लूंगा, मेरी एक कंडीशन है, यानी मेरी एक शर्त है। समझ में आई बात? तो कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए बेटा शर्तात्मक वाक्य। क्या हो गए? ऐसे वाक्य जिसमें मेन एक्शन करने से पहले शर्त रखी जाए।
मेन एक्शन जो है सेंटेंस का मेन काम जो उसमें हो रहा है वो तभी होगा जब एक शर्त रखी हुई होगी, वो पूरी होगी तो वो काम होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो क्योंकि ये इन सेंटेंसेस में शर्त आती है, तो शर्त को मेन वाक्य से जोड़ने के लिए जो कनेक्टर इस्तेमाल होता है वो आमतौर पर होता है इफ। क्या होता है? इफ। कई जगह इस टॉपिक का नाम इफ क्लॉज होता है, टॉपिक का नाम ही इफ क्लॉज होता है। क्या होता है? मतलब ऐसा क्लॉज जो इफ से कनेक्ट हो, और ऐसा क्लॉज जो इफ से कनेक्ट हो तो वो कंडीशनल क्लॉज होता है। क्या होता है? या तो कंडीशनल क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कैसे भी कह सकते हैं हम। समझ में आया? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अब जो ये शर्त होती है ये 3 प्रकार की होती है एज पर द टॉपिक। ये कितनी प्रकार की होती है? मतलब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के रेफरेंस से कहें तो ये जो शर्त हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में ये 3 प्रकार की होगी। कितनी प्रकार की होगी? उन 3 प्रकार की शर्तों का नाम है, सबसे पहले होती कंडीशनल सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। ओपन कंडीशन, या फिर ऑब्लिक क्या है, फैक्चुअल कंडीशन। पहले नाम सुन लो सबके। सेकंड कंडीशन है हमारी इमेजिनरी कंडीशन, एंड द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन इज डिस्ट्रॉयड कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? डिस्ट्रॉयड कंडीशन। तीनों के नाम याद हुए? क्या क्या नाम है बताओ? अब इनके इनके कुछ कुछ और भी नाम हैं, वो नाम भी सुन लो। ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कुछ और, क्योंकि हो सकता है जैसे आपकी बुक में आप इस टॉपिक का रेफरेंस ले तो उसमें उस कंडीशन का नाम वो वाला दे रखा हो, दूसरा वाला, है ना। तो एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या नाम इनके और भी हो सकते हैं। जैसे इमेजिनरी कंडीशन का दूसरा नाम हो सकता है थियोरेटिकल, या फिर हाँ थियोरेटिकल कंडीशन। क्या कहा हमने? थियोरेटिकल कंडीशन। देखो वो फैक्चुअल है, ये थियोरेटिकल है। फैक्चुअल मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो फैक्ट पे बेस्ड हो, फैक्ट पे बेस्ड हो फैक्चुअल, और ये थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। और इसको एक और चीज से बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी करीब करीब सेम है। जो इमेजिनेटिव हो, इमेजिनरी हो उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, हम पीछे सीख चुके हैं। डिस्टर्ब कंडीशन का एक नाम और है दूसरा, इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल। तो पहले तो उनके नाम ढंग से देख लीजिए और फिर अब अपन पहली कंडीशन उठा रहे हैं, ओपन कंडीशन। फ्लैक्चुअल और फ्लक्चुअल क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन होता है जिसमें एक चीज ऊपर नीचे बार बार होती है, जैसे कहते हैं ना वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब है ना, स्थिर ना हो, जो स्टेबल ना हो, अनस्टेबल। अनस्टेबल को बोलते हैं फ्लक्चुएटेड। फ्लक्चुअल कुछ नहीं होता। ओके। फैक्चुअल मीन्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो होता है फैक्चुअल, यानी कि प्रैक्टिकल। ठीक है ना, क्लियर? शुरू करें। अब तीनों कंडीशन के अभी इसको देखो। एक टॉपिक को जब अपन टॉपिक के नजर से देखते हैं तो थोड़ा मुश्किल और बोरिंग लगता है, और एक कैजुअल में बात कर लेते हैं ऐसे ही तो इंटरेस्टिंग और इजी लगता है। शुरू करने से पहले ही मैं तीनों की एक एक एग्जांपल दे देता हूं, ताकि आपको पूरे टॉपिक में अर्थ तो पता होगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, फिर उसके एज पर द टॉपिक क्या क्या उसकी फीचर्स हैं वो सब बात में सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक सेंटेंस दे दूं मैं तीनों का? दे दूं? रेडी? देखो, ध्यान से सुनना सब लोग। अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। क्या कहा मैंने? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। एक सेंटेंस है। तो एक्शन है, मेन एक्शन है पास होने का, लेकिन उसके पीछे शर्त आ गई। क्या शर्त आ गई? मेहनत करना पड़ना। अगर ये शर्त फुलफिल हो गई तो वो एक्शन हो जाएगा, और अगर ये शर्त फुलफिल नहीं हुई तो वो एक्शन नहीं होगा। ये जो कंडीशन है पहली वाली, इसको कहते हैं ओपन कंडीशन। क्या कहते हैं इसको? ओपन कंडीशन मींस ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल, फुलफिल द कंडीशन, अचीव द रिजल्ट। ओपन है मतलब आप ये कंडीशन फुलफिल करो और अपना मनचाहा रिजल्ट प्राप्त करो। सबके लिए ओपन है, इसके लिए भी ओपन है, इसके लिए भी ओपन है, इसके लिए भी ओपन है, सबके लिए। उसको उसको फुलफिल करने का टाइम भी है, उसको फुलफिल करने का स्कोप भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप फुलफिल कर देते हो तो रिजल्ट। इसको कहते हैं ओपन कंडीशन। अब सुनना सेकंड सेंटेंस। अब सपोज करो एग्जाम, आपने मैंने जैसे बैच शुरू हुआ था तो पहले दिन मैंने ओपन कंडीशन रख दी सबके सामने कि बेटा पढ़ाई कर लो और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाओगे, पास हो जाओगे। सबके लिए ओपन थी। किसी ने मानी, किसी ने नहीं मानी, किसी ने शर्त को फुलफिल करने की तरफ ध्यान लगाया, किसी ने नहीं लगाया। अब करते 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 आ गया एग्जाम वाला वीक, मेन एग्जाम वाला वीक।
अब मेन एग्जाम से एक हफ्ता पहले वाला पीरियड है ये। तो कुछ बच्चे आए, सर अब कुछ कर दो आप। अब मैं क्या कर दूं? बोला कि सर कुछ भी नहीं पढ़ाई करी, पूरा साल निकाल लिया हमने, कुछ भी नहीं पढ़ाई करी, अब क्या कर सकते हैं, अब आप कुछ कर दो। मैंने कहा मेरे पास कोई जादू मंत्र तो है नहीं। तो मैंने एक सेंटेंस कहा वहां पे, अगर मेहनत करते तो पास हो जाते। पहले क्या सेंटेंस था मेरा? अगर अगर मेहनत करोगे, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ये तो बैच स्टार्ट होते ही था सेंटेंस, है ना। अभी एग्जाम से एक हफ्ता पहले मेरा वाक्य बदल गया, मेरी शर्त भी बदल गई। क्या है? अगर मेहनत करते तो पास हो जाते। यानी इमेजिनरी कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है, इमेजिनरी कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर शर्त को पूरा करने का प्रैक्टिकली टाइम तो है तो सही, लेकिन देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता ही है। देखो एक बात, एक एक शर्त मैंने रखी कब? जब मैं बैच स्टार्ट हो रहा था, एम्पल टाइम था, स्कोप था पूरा उसको फुलफिल करने का, वो थी ओपन। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं, चलो मैं कि पढ़ाई करते तो पास हो जाते। पढ़ाई करते का मतलब ये है कि देखो पढ़ाई करने का टाइम तो अभी भी है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। एक हफ्ते में क्या होगा? है तो सही, पर प्रैक्टिकली मतलब थ्योरी में है, थ्योरी में है, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली तो तब था जब बैच स्टार्ट हुआ था। अब ये हो जाती है हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्या हो जाती है? अब मैं इमेजिनेशन करवा रहा हूं आपको, आपको इमेजिन करवाता हूं, अगर पढ़ाई करते, इमेजिन करवा रहा हूं, इमेजिन करो आप पढ़ाई करते। पर अब कर सकते हो क्या? वो नहीं कर सकते ना, टाइम ही निकल गया। समझ गए? ये होती है इमेजिनरी कंडीशन। डिस्ट्रॉयड कंडीशन, एग्जाम हो गए और फेल हो गए, अब आ रहे हैं बच्चे, मतलब जो भी फेल हो गए। अब मैं कह रहा हूं वापस उनको, बेटा पढ़ाई करते तो पास हो जाते। यानी कि अब उस शर्त को पूरा करने का ना स्कोप है ना टाइम है, अब वो कंडीशन फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। वो इमेजिनरी नहीं हुई। इमेजिनरी का मतलब है कि हमारे पास है तो सही टाइम, लेकिन इमेजिनेशन में, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। समझे? इसमें तो टाइम ही निकल गया। वो हमारे हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो ही खत्म हो गए, समय खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। अब उस कंडीशन को पूरा करना इम्पॉसिबल है। क्या है? या डिस्ट्रॉय हो गई कंडीशन, क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तो एक ही एग्जाम्पल को तीन सेंटेंसेस में अपन कह सकते हैं। ओपन कंडीशन में कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन में कह सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रॉयड या इम्पॉसिबल कंडीशन में कह सकते हैं। अब ये तीनों सेंटेंस तो मैंने हिंदी में कहे। अब बात आती है कि सर इनको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि जब हम अंग्रेजी में कहेंगे तो उनमें क्या टेंस यूज होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, इनका वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा, इधर कंडीशन में क्या होगा और रिजल्ट में क्या होगा। दो क्लॉज होंगे इसमें, एक तो होगा कंडीशनल क्लॉज, एक होगा रिजल्ट क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज में क्या स्ट्रक्चर होगा एंड रिजल्ट क्लॉज में क्या स्ट्रक्चर होगा, ये अपने को पूरे टॉपिक में आज के में कवर करना है। इन शॉर्ट आपको तीनों कंडीशंस का मतलब समझ में आ गया? सर ये किसमें आएगा, अगर मैं नहीं करोगे तो भी पास? देखो तो भी पास हो जाओगे, ये अनएथिकल कंडीशन में आएगा, इलीगल कंडीशन में आएगा। ठीक है, फिर आप फिर पता है भाई किस तरीके से पास हो गए। ठीक है, वैसे तो ओपन कंडीशन का सेंटेंस है भाई, ओपन टू ऑल है, मत करो मेहनत और पास हो जाओ, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना। ये तो प्रकृति का नियम उल्टा करने वाली बात होगी। ठीक है, क्लियर? चलो इधर आओ, आइए। कनेक्टर्स क्या यूज होंगे कंडीशन के साथ? इफ, जनरल कनेक्टर है इफ, और बीच बीच में कुछ कनेक्टर्स और इंप्लीमेंट करेंगे अपन, उनको भी देखेंगे, पर जनरली 99% अपन इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ। आइए सेंटेंस पढ़ो। इफ यू लेबर, लेबर होता है, इफ यू आर लेबर नहीं कहा, इफ यू लेबर। इफ यू लेबर मतलब अगर आप मेहनत करते हो, तो काम करते हो, मेहनत करते हो, यू विल पास, तो आप पास हो जाओगे। तो नहीं, स्ट्रक्चर ही बस समझा रहे हैं आपको। तो हमारा जो ये सेंटेंस है इसमें ये तो है इफ क्लॉज, ये क्या है और ये क्या है? ये कंडीशन पूरी करो और ये रिजल्ट मिलेगा, और ये सेंटेंस पूरा का पूरा है हमारा। ये पूरा सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक। इफ यू लेबर यू विल पास, इफ यू लेबर कॉमा लगेगा एक, एंड यू विल उसके आगे लिख देंगे अपन रिजल्ट क्लॉज, यू विल पास। नहीं लगेगा, एक पाबंदी है, इफ के साथ या किसी भी कनेक्टर के साथ हम दो सेंटेंस में जब जोड़ते हैं तो एक ही कनेक्टर यूज करते हैं, दो कनेक्टर नहीं यूज कर सकते। कनेक्टर यूज हो गया, ठीक है, समझ गए? वी विल नॉट यूज देन। देन पता है कब लगाते हैं?
जब सीरीज ऑफ एक्शन चल रहा होता है और उसमें एक सीक्वेंस फॉलो, देन ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ, इट इज नॉट ए सीरीज ऑफ एक्शन। ठीक है, THEN देन नहीं लगाएंगे, ओके ना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आया सबको। अब सुनो, यहाँ पे सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को क्लोजली वॉच करो, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर समझ में आया तो इमेजिनरी का समझ में आएगा, उसी पे बेस्ड है, उसी की अगली कड़ी है। और इमेजिनरी समझ में आया तो डिस्ट्रॉय समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से फोकस करना, क्लोजली वॉच करना। इफ क्लॉज जो है वो हमेशा कौन से टेंस में आएगा, चेक करो। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास होगे, तो दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं, प्रैक्टिकली देखें तो अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो बच्चे अक्सर, अगर आपको यहाँ पे वर्ब भरनी है और यहाँ पे वर्ब भरनी है, तो बच्चे अक्सर कौन सी वर्ब भरते हैं, यहाँ तो विल पास, यहाँ तो विल पास भरते हैं, यहाँ पे भी विल लेबर भर देते हैं, यहाँ पे भी क्या भर देते हैं, विल लेबर, यानी दोनों जगह सिंपल फ्यूचर भरते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1 इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके सामने। आपको बता देते हैं, कंडीशन में कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, कंडीशन में नहीं होगा। कंडीशन, वो पास्ट की बात अभी छोड़ो, किसका नहीं होगा वो सुनो। किसका इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होगा। और सिंपल फ्यूचर जब जब गलत होता है तो उसकी जगह कौन लेता है, ये हम पहले बताए थे, सिंपल प्रेजेंट। कब कहाँ बताया था, याद है आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस आया था, जहां पर सिंपल फ्यूचर गलत होता है, मतलब उसकी उसका स्थान कौन लेता है, उसको सब्स्टिट्यूट कौन करता है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक, ठीक है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, इफ यू विल लेबर तो गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, इफ यू लेबर। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है, चेक करो। यू विल पास, ये सिंपल फ्यूचर आ रहा है, चेक करो। नहीं आ सकते, वही तो सिखाना है, वही तो सिखा रहे हैं। तो बोलो ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन में कंडीशनल क्लॉज कौन से सेंटेंस में जाएगा, हाँ कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट। और रिजल्ट क्लॉज किस में जाएगा, फिर से बोलो, से कंडीशनल क्लॉज किस में जाएगा, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। और इधर फ्यूचर, सॉरी, रिजल्ट क्लॉज किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर। अब देखो, एक तरीका तो ये कि हम ऐसे टेंस याद करें, और दूसरा तरीका ये है कि हम स्ट्रक्चर याद कर लें। इधर आएगा V1, इधर आएगा विल शैल प्लस V1। बोलो फिर से बोलो, इधर आएगा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट सिंपली मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उसके स्ट्रक्चर कैसे कैसे चेंज होते हैं वो एक अलग बात है, कभी ऐसा लग जाता है कभी, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर तो यही है V1। और इधर आ जाओ विल या शैल प्लस V1। ये हो गया हमारा ओपन कंडीशन, यहाँ पे क्लियर, डन। अब तीनों कंडीशन के स्ट्रक्चर्स देखो फटाफट, पढ़ो ये स्ट्रक्चर्स पढ़ो, और फिर अब बाकी इन सेंटेंसेस को बाकी दो में भी कन्वर्ट करना है। पढ़ो, सारे लोग पढ़ो। हम्म, मान लो एबिलिटी बतानी है, पॉसिबिलिटी बतानी है, तो कैन और में भी आएगा ना। तो आप स्ट्रक्चर ऐसे याद रखेंगे, इधर V1 ओपन कंडीशन, देखो दिख रहा है सबको, ओपन इफेक्चुअल कंडीशन, कंडीशनल क्लॉज V1, रिजल्ट क्लॉज विल शैल कैन में प्लस V1। विल शैल तो बताया ही मैंने, फ्यूचर के हिसाब से कुछ मॉडल भी यूज कर सकता है जैसे कैन और में। अब आइए इमेजिनरी कंडीशन पे। इमेजिनरी कंडीशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कंडीशन वहां पे इमेजिनेशन में होती है, कंडीशन वहां पे कहाँ होती है, इमेजिनेशन में होती है। क्या करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ओपन कंडीशन का एग्जैक्टली पास करना है, और किसी भी टेंस का एग्जैक्टली पास करना हम सीख चुके हैं। ओपन कंडीशन का क्या कहा, एग्जैक्टली पास्ट करना है, तो आप याद रखें, याद करिए, सिंपल प्रेजेंट का एग्जैक्टली पास्ट सिंपल पास्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट का सारे चारों को चारों प्रेजेंट टेंस का पास्ट क्या था, चारों को चारों पास्ट टेंस बताया। हाँ, तो V2 ही तो लिखा है। हाँ, आगे ले लो चेयर, परेशान मत हो, और ले लो आगे, बिल्कुल उसके चिपका लो, और चिपका लो, और नहीं चिपका लो, यहाँ आ जाओ। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का एग्जैक्टली पास्ट क्या होगा, सिंपल पास्ट। ये तो हो गया कंडीशनल क्लॉज। अब रिजल्ट क्लॉज क्या है, रिजल्ट क्लॉज में मॉडल्स आ रहे हैं, और मॉडल्स का एग्जैक्टली पास्ट आपको बताया, बस मॉडल्स का पास्ट कर दो, दैट्स इट। तो विल शैल कैन और में चेंज हो जाएंगे, वुड शुड कुड माइट। बोलो क्या होंगे, वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रिजल्ट क्लॉज का स्ट्रक्चर है, कौन सी कंडीशन का, इमेजिनरी सेकंड नंबर वाली कंडीशन का। अब हाँ, या फिर हाइपोथेटिकल। अब आते हैं तीसरी कंडीशन, ये उसका भी पास्ट है, ये उसका भी पास्ट है, समझ आया, ये उसका भी पास्ट है। अब उसका भी पास्ट करो, तो याद करो, सिंपल पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता था, सबके पास टेंस करने बताएं। तो ये क्या हो गया, हैड प्लस V3,
और इसका जब हम पास करेंगे तो याद रखना, सिंपल चीज का हमेशा जब भी पास करते हैं तो परफेक्ट चीज आती है। सिंपल का पास क्या होता है, उसी का परफेक्ट फॉर्म। तो देखो वुड शुड कुड माइट तो रहेगा ही रहेगा। मॉडल की तो कोई परफेक्ट फॉर्म नहीं होती ना। मॉडल की परफेक्ट फॉर्म करने के लिए मॉडल को तो छेड़छाड़ नहीं करते ना, केवल और केवल क्या लगा देते हैं, हैव लगा देते हैं। और जो परफेक्ट फॉर्म जब लगा ही रहे हो तो फिर V3 लगाएंगे। ठीक है, तो वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3, ये हो गया हमारा रिजल्ट क्लॉज, डिस्ट्रॉयड कंडीशन का रिजल्ट क्लॉज का स्ट्रक्चर। तीनों कंडीशनल सेंटेंस के दोनों क्लोजेस का स्ट्रक्चर याद हुआ है तो हम आगे बढ़े। सभी को तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस के दोनों क्लोजेस का स्ट्रक्चर याद हो गया हो तो आगे की बातें करें। अब यहाँ पे एडवांस बातें करना अपन शुरू कर देंगे। ये तो मेन, ये फर्स्ट पेज पे ये मान के चलो तीनों कंडीशंस का इंट्रोडक्शन हो गया। इफ यू लेबर यू विल पास को अब आप सेकंड में चेंज करो, सेकंड कंडीशन में चेंज करो, सब लोग करो। ओपन कंडीशन में है ये, अब इस वाली कंडीशन में चेंज करो इसी सेंटेंस को। इफ यू लेबर्ड V2, और इधर क्या आ जाएगा, यू विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड, यू वुड पास। क्लियर, इफ यू लेबर्ड यू वुड पास। हाँ हार्ड तो लगाओ तो ठीक है, आप वर्ब पे स्ट्रक्चर, वर्ब के स्ट्रक्चर पे फोकस करो। जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन द वर्ब स्ट्रक्चर, तो वर्ब स्ट्रक्चर पे आप फोकस करो। अब यू की जगह ही आ जाए, शी आ जाए, आई आ जाए, लेबर भी हार्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक्स्ट्रा चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, उस पर फोकस कम करो। ठीक है, तो इफ क्लॉज हो गया, रिजल्ट क्लॉज हो गया, और ये सेकंड कंडीशन हो गई, दैट मीन्स इमेजिनरी कंडीशन। अब आप थर्ड वाले कंडीशन में चेंज करो सेम सेंटेंस को। इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड, और इधर आ जाओ, वुड के आगे क्या लगेगा, हैव, और पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट। इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। दिस इज द थर्ड सेंटेंस, दिस इज द थर्ड सेंटेंस। इसमें इफ क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज है, एंड द थर्ड कंडीशन। तो इन शॉर्ट इस पूरी स्क्रीन पे तीनों कंडीशन का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई हो तो हम आगे इसके एडवांस वर्जन पे चलें। ये बेसिक वर्जन तो हो गया आपका, अब स्टैंडर्ड है फिर एडवांस है आपके हिसाब से, है ना। बेसिक वर्जन हो गया ये। ठीक है, क्लियर है क्या। तो स्ट्रक्चर याद हुआ क्या, स्ट्रक्चर याद हो गया क्या, पूछूंगा अभी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ याद हो गया, रुद्र जल्दी, इधर ध्यान देगा तो याद होगा। चेयर आगे ले ले, उधर थोड़ा सा उधर शिफ्ट, उसको आगे लेना। हम्म हम्म, हुआ याद, हुआ, कर दूं डिलीट, पूछना स्टार्ट करूं, गरिमा हुआ। हम्म, ओपन कंडीशन में रिजल्ट क्लॉज में क्या आएगा, प्लस V1, करेक्ट। डिस्ट्रॉयड कंडीशन का इफ क्लॉज बताओ, प्लस V। हाइपोथेटिकल कंडीशन का रिजल्ट क्लॉज बताओ, सर वुड शुड वुड माइट सर वर्ड भी कर थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यस सर या सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी, थर्ड स्ट्रक्चर में आएगी, है ना। तो वुड शुड कुड माइट प्लस V1। आप बताओ हाइपोथेटिकल कंडीशन की इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर, ओनली V2, सही बोला इसने, ओके। आप बताएंगे ओपन कंडीशन की रिजल्ट क्लॉज का स्ट्रक्चर, माइट भी, कैन में, विल शैल कैन में प्लस, और आप मुझे बताएंगे हाइपोथेटिकल डिस्ट्रॉयड कंडीशन का रिजल्ट क्लॉज, और आप बता दो फाइनली ओपन कंडीशन का इफ क्लॉज।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या है, तो सबको याद हुआ। तो हम अब आगे के स्ट्रक्चर बेस, अब स्ट्रक्चर पे कम ध्यान देंगे और एक्स्ट्रा एडवांस चीजें देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इफ क्लॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल कैन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं अपन ओपन कंडीशन। जैसे इमेजिनरी कंडीशन हो जाए तो क्या कहेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट जब डिस्ट्रॉयड कंडीशन हो जाएगी तो इधर तो कहेंगे हैड प्लस V3, उधर क्या कहेंगे, वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हैव ही आएगा हर हाल में, हैव कभी भी हैज नहीं होगा और हैड नहीं होगा, ये हैव का हैव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सिंगुलर में आप हैज कर दो उसको, आप सिंगुलर में उसको हैज कर दो, ऐसा नहीं है ना। सिंगुलर हो प्लूरल हो कैसा भी हो, आप उसको हैव को हैव ही रखोगे। ठीक है, चलें आगे। तो अब पहली कंडीशन को विस्तार से सीखना है। पहली कंडीशन क्या थी, ओपन कंडीशन या फैक्चुअल कंडीशन। इफ यू लेबर यू विल पास, वो सेंटेंस उठा लिया है अपन ने, पढ़िए। ओपन कंडीशन में दो क्लोजेस होते हैं। इफ क्लोज होता है पहला क्लोज इफ क्लोज होता है जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। दूसरा क्लोज रिजल्ट क्लोज होता है जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस में रखा जाए। जो आपको बताया वो इसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। देखो, अगर इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी अगर ये कनेक्टर्स चेंज हो जाए, तो अभी उसके भी सेंटेंस लेते हैं। जनरली अपन इफ कनेक्टर से पहले इफ वाला क्लोज बताते हैं, देन उसके बाद में रिजल्ट बताते हैं। ठीक है ना, ये जब चेंज हो जाएगा ना, इफ की जगह कुछ और आ जाएगा तो ये इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, चलो देखो। इफ क्लोज रिजल्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। अब सुनो, कंडीशनल सेंटेंसेस का नेगेटिव कर दूं अगर मैं, क्या कर दूं, आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, तो आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं होगे। ठीक है, तो अगर हम कंडीशन का नेगेटिव कर दें तो रिजल्ट का भी नेगेटिव हो जाएगा। एज इट इज, जो उधर रिजल्ट आ रहा था उसका एज इट इज नेगेटिव हो जाएगा। समझ आई, अगर कंडीशन का नेगेटिव हुआ तो रिजल्ट का भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कहना ही ये चाह रहा हो तो फिर कह सकता है इफ यू डोंट लेबर यू विल पास। अब कौन कहना चाहेगा ऐसा, बताओ मुझे। ठीक है, आओ आओ। इफ यू डोंट लेबर, तो देखो आप, लेबर का उसने डोंट लेबर कर दिया, डू नॉट लेबर कर दिया, हो गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। इधर आओ, विल पास का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, विल नॉट पास। तो वेरी इजी, इधर इसका नेगेटिव किया तो इधर इसका नेगेटिव कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे इफ को, गलत है, डोंट आएगा, नॉट क्यों आएगा, इफ यू नॉट लेबर गलत है ऑब्वियसली। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है तो किसी 12 टेंस में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। 12 टेंस में एक भी स्ट्रक्चर नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, विल नॉट, कैन नॉट। केवल नॉट लगना, कोई स्ट्रक्चर है नहीं। ठीक है, हाँ जी। क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए, इफ को मैंने चेंज कर दिया, कनेक्टर चेंज किया पहली बार। अनलेस यू डोंट लेबर यू विल नॉट पास। क्या गलती है सेंटेंस सेकंड वाले में, और फिर गलती भी पकड़ो किस जगह और फिर उसको इम्प्रूव। यहाँ पे विल आएगा कहाँ, कारण डोंट, क्यों, वेरी गुड। जैसे हमने टाइम क्लॉज में अंटिल एंड टिल पढ़ा था, टाइम क्लॉज में हमने अंटिल एंड टिल पढ़ा था, उस अंटिल एंड टिल में नॉट छुपा हुआ था, उसमें नॉट छुपा हुआ था, नेगेटिव सेंस था। वैसे ही जो काम अंटिल और टिल टाइम क्लॉज में करता है वही काम अनलेस कंडीशनल क्लॉज में करता है। उसी तरीके से अनलेस के अंदर भी नॉट छुपा हुआ रहता है। तो अगर आपको कंडीशन नेगेटिव बतानी है, अगर आपको कंडीशन क्या बतानी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो है कि इफ के साथ नेगेटिव वर्ब यूज करो, और दूसरा तरीका है आप कनेक्टर नेगेटिव यूज करो, लेकिन उसके बाद फिर आप अनलेस में नॉट छुपा हुआ है तो आप डोंट हटा दोगे, क्या कहोगे, अनलेस यू लेबर यू विल नॉट पास। तो अनलेस में इफ प्लस नॉट छुपा हुआ रहता है। क्या कहा मैंने, अनलेस में, मैंने क्या कहा, बेसिक है ये, सब में ये आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सबसे बेसिक कनेक्टर यही है कंडीशन बताने का। अपन कंडीशन अक्सर ऐसे ही बताते हैं, यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा, यदि लगा के करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और अनलेस के अंदर क्या छुपा हुआ है, इफ प्लस नॉट। तो जब मैंने अनलेस लगा दिया तो इसमें इफ भी आ गया, इसमें नॉट भी आ गया, तो फिर दोबारा नॉट क्यों आया। तो अगर मैं दोबारा नॉट लगा दूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, समझ गए। तो ये एक्चुअल वही मीनिंग हो जाएगा जो रुद्र कह रहा था कि तुम मेहनत करोगे तो पास नहीं होगे, मतलब उल्टा मीनिंग जो कि पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना है ना, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, डोंट को हटा देंगे, अनलेस यू लेबर। इसके अंदर इफ और नॉट छुपा हुआ है, समझ गए। सो ऐसे याद रख लो आप, तो अनलेस इक्वल टू इफ प्लस नॉट, तो उससे सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा, फिर क्लिक कर जाएगी चीज। और अगर अनलेस इक्वल टू प्लस नॉट होता है, अनलेस की जगह अपन प्लस इफ नॉट यू लेबर यू विल समझ में आएगी क्या इसका सवाल क्या है। इसका सवाल ये है कि अनलेस का मतलब इफ प्लस नॉट है ना, तो आप जब अनलेस हटा रहे हो ना, मतलब अनलेस हटा रहे हो, तो इफ और नॉट या डू क्यों आया इसमें। आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ। अनलेस इक्वल टू इफ नॉट, सर अगर आप अनलेस हटा के इफ नॉट यू लेबर यू विल नॉट पास। वही है ना, इफ नॉट यू लेबर एंड अनलेस की जगह इफ हटाया, नॉट यहाँ लग गया, तो आप ये कहना चाह रहे हो डू मत लगाओ बस, यही है ना आपका मीनिंग। तो आप घूम फिर के उसी बात पे आ गए कि इफ यू नॉट लेबर लगाओ, डू तो लगाओ मत। डू से कोई प्रॉब्लम है आपको। देखो इधर सुनो बेटा, इधर देखो इधर, अनलेस का मतलब इफ प्लस नॉट होता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इफ का मीनिंग और नेगेटिव सेंस का मीनिंग छुपा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि इसको हटाओ और एज इट इज उठा के मार, मैथ्स थोड़ा ना चल रही कि टेक द लेट द वैल्यू ऑफ द अनलेस बी इफ प्लस नॉट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इफ अनलेस फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम सेंटेंस 1 टू सेंटेंस 2। हाँ ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ गए। इसका मीनिंग से है, इसका अर्थ, इसका अर्थ मीनिंग से है। ये सुनो, इफ यू डोंट भी हो सकता है, इफ यू सुनो, ये इफ यू डोंट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वर्ब हम लगा सकते हैं। नॉट का तो मीनिंग है, नॉट का क्या है, मीनिंग। चलें अभी आगे, क्लियर है। हाँ जी, अब कनेक्टर चेंज हो गया है, पढ़िए सेंटेंस को, और इसमें कोई कनेक्टर चेंज हो गया है, आप सेंटेंस पढ़िए, और अगर सही है तो ठीक है, गलती है तो कहाँ गलती है वो पकड़िए। कौन सा केस है यार? ओपन ओपन कंडीशन ही चल रहा है सारा। ओपन कंडीशन के ही सेंटेंस चल रहे हैं अभी। अभी देखो, अभी तक हमने एक ही सेंटेंस देखा है एक तरीके से, तो कि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे ओपन कंडीशन में, और ये टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। अच्छा फिर क्या आएगा, बस टेक एन अम्ब्रेला सर वेदर आएगा। अब सुनना इसकी बात। टेक एन अम्ब्रेला इट विल रेन, मतलब छाता उठाओ और बारिश स्टार्ट हो जाएगी। वाह, बाबा है कोई तू कि तू छाता उठाता है और बारिश शुरू हो जाती है। हाँ, इज दिस पॉसिबल। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन, छाता उठा लेना। आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। देखो कभी भी अगर सेंटेंस या क्लॉज की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाए ना, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं इंपैरेटिव स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, तो इधर इंपैरेटिव स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। इंपैरेटिव का मतलब होता है किसी को आदेश देना, किसी को निर्देश देना, सजेशन देना, ये सब होता है ना। तो आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उठा लो, इन केस, अगर एक ऐसा केस हो जाए कि बारिश हो जाए। वेदर आएगा। वेदर, नहीं वेदर नहीं आएगा। अरे भाई, कनेक्टर के पीछे क्यों पड़े हो, स्ट्रक्चर पकड़ो, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पकड़ो, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या दोनों। सर यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इंपेरेटिव स्ट्रक्चर इसलिए नहीं है। इंपेरेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है, वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है। वही तो सोचनी है। बोलो गर्ल्स। क्यों हंसी आ रही है इतनी, इधर ध्यान दो। गलती तो आप ही ढूंढोगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं। किसकी, क्या, टेक टेक में गलती है। हम्म
सर इनकेस यहाँ पे कनेक्टर है ना, हाँ जी, तो कनेक्टर पहले आना चाहिए। कनेक्टर इफ क्लोज को कनेक्ट करता है, जहाँ पे इफ क्लोज होगा वहां पे कनेक्टर होगा। कनेक्टर क्या करता है, किसको कनेक्ट करता है, इफ क्लोज को कनेक्ट करता है। जहां इफ क्लोज आया वहां पे कनेक्टर आएगा। अच्छा, इफ आए तो इफ क्लोज है। इफ क्लोज का मतलब है शर्त वाला क्लोज। तो इसमें शर्त कौन सी है बताओ। अम्ब्रेला लेना शर्त है, बारिश होता है, बारिश होना शर्त है, अम्ब्रेला लेना तो उसका रिजल्ट है। तो शर्त में फ्यूचर टेंस क्या कर रहा है, इतनी सी गलती नहीं पहचान पाए, 10 मिनट लगा दी। सर आपने इनकेस तो ये ऐसे मैं नहीं, ऐसे तो करेगा ही ना एग्जामिनर। स्पेस तो इसलिए रखा है ताकि यहां से आप चेंज कर सको, भाई एक क्लोज यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक क्लोज यहां से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, समझ आया। तो देखो अब तक क्या हो रहा था, कंडीशनल क्लोज शुरू में आ रहा था, अभी कंडीशनल क्लोज बाद में आ रहा है। तो जब कनेक्टर आएगा उसके जस्ट बाद वाला क्लोज कंडीशनल क्लोज होगा, इफ के बाद वाला। यहाँ पे इनकेस यहाँ आ रहा है ना, तो इनकेस के बाद वाले क्लोज को चेक करना है कि उसमें कहीं सिंपल फ्यूचर टेंस तो नहीं है। तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस आ सकता है कि कंडीशनल क्लोज में कभी, ओपन कंडीशन की क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करो उस स्ट्रक्चर को। इट रेन नहीं, इट सिंगुलर है तो इट रेन्स। सो करेक्ट स्ट्रक्चर है टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। हाँ देखो सुनो, हम जो मेन गलती है वो कंडीशनल क्लोज में छाटेंगे। जैसे ये कंडीशनल क्लोज था, इधर ये कंडीशनल क्लोज था। जो जो रिजल्ट क्लोज है, जो रिजल्ट क्लोज है वो सेंटेंस का मेन एक्शन है। तो वो सेंटेंस का मेन एक्शन अगर इंपेरेटिव में अगर मुझे बोलना है तो ऐसे ही कहूंगा ना, टेक एन अम्ब्रेला। इंपेरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसमें इंपेरेटिव स्ट्रक्चर में भी आप रिजल्ट क्लॉज को ही डाल सकते हो। आप छेड़छाड़ किसके साथ नहीं कर सकते, कंडीशनल क्लॉज के साथ। एरर जो मेन बनेगी वो कहां बनेगी, कंडीशनल क्लॉज के साथ। उस कंडीशनल क्लॉज को आपको हर हाल में सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। तो उसमें बस आपको पहले पहचानना है कि कंडीशनल क्लॉज यहाँ है या यहाँ है। एक तरीका है पहचान करने का कि आप कनेक्टर देखो, कनेक्टर के बाद वाला क्लोज क्या होगा, कंडीशनल क्लोज होगा। दूसरा, आप कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो कि अम्ब्रेला लेना और बारिश होने में शर्त बारिश का होना है और रिजल्ट अम्ब्रेला लेना है, ना कि शर्त अम्ब्रेला लेना और रिजल्ट बारिश। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखो, इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। मतलब बताओ, जो पूछूं उतना बताया करो। अगर आप बटर को हीट दोगे, हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो पिघल जाएगा। तो शर्त क्या है, हीट देना, और रिजल्ट क्या है, मेल्ट होना। तो शर्त वाला क्लोज और रिजल्ट वाला क्लोज का स्ट्रक्चर सही है क्या, दोनों का सही है, सही है। किसका गलत है, रिजल्ट का। भाई इधर तो आना चाहिए था सिंपल प्रेजेंट, कंडीशनल क्लोज आना चाहिए था किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। आ रहा है V1 में, लेकिन ये रिजल्ट भी V1 में ही दे दिया इसने। तो इसने तो रिजल्ट भी V1 में ही दे दिया, जबकि रिजल्ट किस में आना चाहिए था, विल शैल प्लस V1 में आना चाहिए था। किस में आना चाहिए था, तो इसको आप सही करो एक बार। इफ यू हीट बटर इट विल मेल्ट, यही होगा। अब देखो स्क्रीन पे, इफ यू हीट बटर इट विल मेल्ट, इफ यू हीट बटर इट विल मेल्ट। ठीक है, ये तो दो स्ट्रक्चर रखा हुआ था, ये आपने इसको इंप्रूव किया। ऐसे इंप्रूव करोगे बोलो। अब वापस मेरा सवाल है, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो हो सकता है कि ये चतुराई इसको भारी पड़ जाए, कई बार चतुराई भारी भी पड़ जाती है। बोलो दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, नीचे वाला सही है, एज पर द स्ट्रक्चर V1 और विल शैल प्लस V1। इफ क्लोज है, क्लोज यानी सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब आ सकता है। क्लोज है वो तो भैया कुछ भी आ जाए उसमें। हाँ हाँ, डन। अब सुनिए, ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है और नीचे वाला भी करेक्ट है। ठीक है, अब रूल पढ़िए, रूल पढ़िए। पहले मैं कैजुअल वे में बताता हूं। आप चलो एक काम करो, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इफ यू लेबर यू विल पास, और इफ यू हीट बटर इट विल मेल्ट, इसके नेचर में कुछ हल्का सा डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको, अगर वो डिफरेंस समझ गए। नहीं साइंटिफिक, साइंटिफिक, ठीक है साइंटिफिक आप कह लो, लेकिन साइंटिफिक से भी बड़ी बात, जल्दी हो जाएगा।
और उसमें जल्दी नहीं होगा, पास जल्दी नहीं होगा अब, रिजल्ट जल्दी आएगा। हाँ हाँ, जल्दी आ जाए आपका रिजल्ट, देखते हैं। हाँ बोलो। नीचे वाले में रिजल्ट जल्दी आएगा, ऊपर वाले में आएगा ही नहीं, लेट आएगा। ओके। कोई कंडीशन है, अच्छा, ऊपर वाले में ही कंडीशन है, नीचे वाले में भी है सर। फिर पर पास पास भी आप बिना मेहनत के हो जाते हो, कई बार कह रहा था ना। हाँ सुनिए, ऊपर वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है, लेबर करो और पास हो जाओ, ये एक जनरल स्ट्रक्चर तो हमने, जनरल फॉर्म तो हमने बता दी कि हाँ पास, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, पर गारंटी नहीं है क्या? गारंटी नहीं। अगर हम 100 बच्चों को ये कहें तो 100 में से 10-5 बच्चे के साथ ऐसा भी केस हो सकता है कि उन्होंने मेहनत भी करी, पर किसी कंडीशन से वो पास, पेपर दे भी दिया लेकिन फिर भी क्या हुए, पास नहीं हुए कुल मिला के। यहां पर क्या कोई गुंजाइश है नहीं होने की? ऐसा कभी भी हो सकता है क्या कि हमने हीट दी और बटर और आगे नहीं पिघलूं? ऐसा कभी भी हो सकता है क्या बताओ? थोड़ा सा भी पिघलेगा, लेकिन पिघलेगा, मानते हैं, मान लो सर्दी बहुत ज्यादा है तो भी पिघलना तो स्टार्ट करेगा ही, थोड़ी सा हल्का सा तो पिघलेगा। तो सुनिए इधर देखिए, अगर कंडीशन से जो रिजल्ट मिलनी है वो गारंटेड हो, क्या हो? ऊपर गारंटेड नहीं है, ऊपर गारंटी वारंटी नहीं है, नीचे गारंटी वारंटी है। अगर गारंटेड रिजल्ट आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो तो चल ही सकता है, पर ये वाला स्ट्रक्चर भी चल सकता है। इस स्ट्रक्चर को पहचान लिया आपने, दोनों जगह V1। इस स्ट्रक्चर को पहचान लिया आपने, दोनों जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ आया क्या? वो स्ट्रक्चर तो सही होगा ही होगा, उस स्ट्रक्चर में तो कोई कमी है नहीं, उसमें तो सेंटेंस आ ही सकता है, क्योंकि ये इफ क्लॉज है और ये रिजल्ट क्लॉज है और ओपन कंडीशन नहीं। ये दो स्ट्रक्चर फॉलो होंगे, ये दो स्ट्रक्चर फॉलो होंगे, या तो V1 और विल शैल प्लस V1, और या फिर दोनों जगह V1, कब गारंटेड रिजल्ट हो तो। और अगर मान लो अनगारंटेड रिजल्ट हो तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है V1, और इफ या विल या शैल या कैन या मे प्लस V1। समझ आया क्या? दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आया? अब ऐसा एक और सेंटेंस भी देख लो आप, और रूल भी पढ़ लो। यदि ओपन कंडीशन में किसी फैक्ट, फैक्ट है ये फैक्ट, अब वो फैक्ट नहीं है, फैक्ट क्या होता है? जो हर हाल में सत्य हो, जो हर हाल में सत्य हो वो फैक्ट होता है, तो ये हर हाल में सत्य है, गारंटी है इसमें, लेकिन वो हर हाल में सत्य नहीं है। ठीक है, सो अगर मिथ तो एक तरीके से इमेजिनेशन होती है, अफवाह। मिथ क्या होती है? अफवाह, सुनी सुनाई बातें। ठीक है, यदि ओपन कंडीशन में किसी फैक्ट को दर्शा गया हो तो रिजल्ट क्लोज में सुनो क्या कह रहा है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है, हमेशा किया जाएगा ऐसा नहीं है। यानी रिजल्ट क्लोज में आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। अगर आप कहो कि सर मैं तो नहीं यूज करूंगा, मैं तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही यूज करूंगा, तो वेल एंड गुड, उसमें भी गलती नहीं मानी जाएगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ओरिजिनल को ही मानना पड़ेगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो सेकंड प्रायोरिटी। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ओपन कंडीशन यही चलेगा, V1 और विल शैल प्लस। अब वो देखो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है और आप दोनों अभी भी मजाक में चल रहे हो, वो दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा क्या करें, धमकी दे रहा है उसको। तो अब इधर फोकस करो, अब सेंटेंसेस पे फोकस करो। चलें इसे ऐसा ही एक और सेंटेंस ले लो, फैक्ट पे जो बेस्ड है। और एक और चीज सुनो, जब फैक्चुअल बात होती है, मतलब गारंटेड रिजल्ट होता है, वहां पे कनेक्टर निकल के आता है व्हेनेवर। क्या निकल के आता है? जब जब भी हीट दोगे बटर को तब तब वो पिघलेगा। तो व्हेनेवर आ जाए तो फिर समझ ही जाना कि फैक्ट है, वो तो गारंटेड है कि हाँ फैक्ट ही है। लेकिन व्हेनेवर ना देके इफ आ जाए तो थोड़ा दिमाग लगा के समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब इफ में तो दोनों बातें कह सकते हो, लेकिन जब गारंटेड फैक्ट होता है, गारंटेड रिजल्ट होता है, तब अपन इफ को जनरली व्हेनेवर से रिप्लेस कर देते हैं। सो व्हेनेवर यू हीट बटर इट मेल्ट। तो 3 तरह के कनेक्टर यूज कर चुके हैं हम अभी तक, इफ, अनलेस, जिसमें इफ और नॉट का कॉम्बिनेशन, नहीं 4 तरह के, इफ, अनलेस, इन केस, और दूसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है? व्हेनेवर, गारंटी के लिए व्हेनेवर। चलें आगे, ऐसा एक और सेंटेंस लो, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। मतलब अगर तुम ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन मिलेगा, तो हरा कलर मिलेगा। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि अगर आप, अब आप घर जाके मिक्स करके देख लेना भाई, है ना, ये फैक्ट है।
ब्लू और येलो को जब मिक्स करेंगे तो यू विल गेट ग्रीन। तो अब हाँ, कलर मिलाना है, केमिकल थोड़ा मिलाना है। किसमें? केमिकल में कलर होता है, लेकिन मैं तो कलर की बात कर रहा हूं, मैं केमिकल के कलर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, डन। अच्छा, अब ये तो स्ट्रक्चर गारंटेड रिजल्ट का है, अगर इसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर में यूज करें तो भी वो भी बता दो, मतलब इसके भी दो स्ट्रक्चर्स करेक्ट माने गए थे ना, तो इसके भी दो स्ट्रक्चर्स बता दो जो करेक्ट होंगे। अभी कौन सा स्ट्रक्चर है? दोनों जगह V1। अभी कौन सा स्ट्रक्चर है? दोनों जगह V1। तो सेकंड जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर हुआ करता था ओपन का, वो उसमें यूज करो उसको। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? यू विल गेट ग्रीन। भाई कंडीशनल क्लॉज तो सही है, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो। कंडीशनल क्लॉज हर हाल में देखो सिंपल प्रेजेंट है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट देखो हर हाल में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ आ जाओ, इसको भी सही करके रेंज कर दिया था अपन ने, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ आ जाओ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो कंडीशनल क्लॉज तो ओपन कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट में ही चल रहा है। रिजल्ट क्लॉज जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है वैसे वैसे थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। डन। अब आगे रेन नहीं, रेन्स, इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस आएगा, रेन्स, इट रेन्स आएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो। ओपन कंडीशन खत्म नहीं हुई भाई अभी, है ना, सबसे बड़ी यही है, फिर बाकी दो तो इजी है। अब इसको पढ़िए जरा ध्यान से। अब अगला स्ट्रक्चर आ रहा है ओपन कंडीशन का। इफ एनीथिंग हैपन्स मतलब अब एक कुछ भी घटित हो, हैपन यानी घटित होना, तो आई शैल टेलीफोन द पुलिस। तो शर्त क्या है? कुछ घटना घटित हो। रिजल्ट क्या है? पुलिस को मैं फोन कर दूंगा। तो अभी इस समय स्ट्रक्चर करेक्ट है या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? इस समय सिंगुलर आता है, सही है, एनीथिंग के साथ सिंगुलर ही आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस आ गया। और इधर विल, शैल, कैन और मे के साथ V1 लगना था, तो शैल के साथ टेलीफोन लगा दिया। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब सुनना। दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ो। इफ एनीथिंग हैपन्स टेलीफोन द पुलिस। दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सेंटेंस में शर्त तो एक ही है कि कुछ घटना घटित हो जाए। तो रिजल्ट उसमें तो बताया जा रहा है, इसमें इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये इंपेरेटिव स्ट्रक्चर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला। अभी आया था ना एक सेंटेंस, इंपेरेटिव स्ट्रक्चर है, चेक करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इंपेरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कम इन, स्टैंड अप, गेट आउट, स्विच ऑन द टीवी, ये सब होते हैं इंपेरेटिव स्ट्रक्चर। ये स्टार्ट किससे हो जाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, क्या देते हो? इंस्ट्रक्शन। तो ऊपर वाला तो बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हाँ मैं तो पुलिस को टेलीफोन कर दूंगा, और नीचे वाले में मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मैं सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि आप पुलिस को टेलीफोन कर देना अगर कुछ हो जाए तो। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स करेक्ट हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल क्लॉज V1 नहीं छोड़ रहा है, देखो चेक करो। रिजल्ट क्लॉज जो है, ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और ये इंपेरेटिव स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर्स करेंगे। ठीक है, अब सुनना, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ करेंगे। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, देखो इधर स्क्रीन पे पढ़िए। पहली बार कंडीशनल क्लॉज के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त होगी क्या आपसे? कंडीशनल क्लॉज कैसा हो गया भैया? इफ एनीथिंग शुड हैपन, और बाकी रिजल्ट क्लॉज तो सेम रख दिया हमने, आई शैल टेलीफोन द पुलिस। तो सवाल यह है कि क्या ये सही है गैप के अकॉर्डिंग? अच्छा, ऊपर वाला गैप, हाँ, तो ये सेंटेंस सही है। अब सुनो, अब सुनिए। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो मैं कह तो रहा हूं कि ऐसा हो जाए, पर मन से मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो। हिंदी में उन कंडीशन के आगे हम भगवान ना करे लगा देते हैं, भगवान ना करे कुछ हो जाए। अब इंग्लिश में तो नहीं लगा सकते कि भगवान ना करे इफ एनीथिंग हैपेंस,
तो इंग्लिश में उस भगवान ना करे की जगह शुड ले लेते हैं। ठीक है, इससे इससे इजी लैंग्वेज में नहीं याद करवा सकता मैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसे, अभी जैसे पहले वाली कंडीशन थी कि अब अगर आप इसको हीट करोगे, बटर को हीट करोगे, अगर आप इसको मिक्स करोगे ग्रीन एंड येलो को, इसको रेड एंड येलो को, तो वो ऐसी शर्तें नहीं थी कि जो मैं नहीं चाहता हूँ कि नहीं हो। मैं ऐसे तो ना कहूंगा कि यार ऐसा हो ही ना, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन जब अपन ऐसी बात कहते हैं कि यार अगर कुछ ऐसी बात हो जाए, तो अपन मन से चाहते हैं क्या भाई वो हो। अपन किसी को भी कह रहे हैं या अपन बता भी रहे हैं कि कुछ हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, तो अपन मन से नहीं चाह रहे कि वो हो। तो ऐसी कंडीशंस में ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। और आपके लेवल पे वैसे एक बात बताऊं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर से बाहर आएगा भी नहीं, मतलब आपके लेवल पे तो ये ओपन कंडीशन कब की कवर हो चुकी है, या आप काफी एडवांस सीख रहे हो। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये था, ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, ये तो हर हाल में सही है। चाहे से गारंटेड रिजल्ट हो, चाहे से ऐसी कंडीशन हो भगवान ना करे वाली, कुछ भी हो, ओरिजिनल स्ट्रक्चर हर हाल में सही है। लेकिन अगर ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली कंडीशन है जो हम नहीं चाहते हो, तो उसमें कंडीशनल क्लॉज शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले स्ट्रक्चर में आ सकता है। लेकिन इसमें शुड की जगह वुड कुड माइट नहीं लेगा, उस चारों को मत मिला लेना, वुड शुड कुड माइट, वो अलग बात है। केवल और केवल कौन लेगा, इसकी इसकी जगह शुड लेगा। यहां तक क्लियर। इधर शेल की पास्ट फॉर्म के हिसाब से शुड नहीं आया, शुड एक इंडिपेंडेंट मॉडल भी होता है, वो अपना इंडिपेंडेंट मॉडल की तरह अपना यूज शो कर रहा है, भगवान ना करे वाला। ठीक है, चलो अब सुनिए। अब इसी सेंटेंस को मैं इंपेरेटिव में यूज करूं तो बताओ, रिजल्ट को इंपेरेटिव में यूज करूं, करो इसी सेंटेंस। यस, वेरी गुड। इफ एनीथिंग शुड हैपन टेलीफोन द पुलिस। क्या डिफरेंस है दोनों में, चेक करो कि यहाँ पे कंडीशन को तो मैंने शुड प्लस हैपन वाली स्ट्रक्चर में डाल दिया, और रिजल्ट क्लोज जैसे पहले था शेल टेलीफोन और टेलीफोन, तो ये भी सही, ये भी सही। इसमें तो मैं बता रहा हूं कि मैं टेलीफोन कर दूंगा, उसमें आप सामने वाले को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे वो वाला सेंटेंस दोनों रिजल्ट क्लोज में आ सकता है, तो ये वाला सेंटेंस भी दोनों रिजल्ट क्लोज में आ सकता है। अब एक फाइनल स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन, इसी को चेंज कर रहा हूं, देखो इधर। तो रूल कहता है, सुनिए ध्यान से, ओपन कंडीशन में जिसमें इफ और शुड आ सकता हो, जैसे इसमें आ सकता है भगवान ना करे वाले सेंटेंस में, हम शुड को बाहर निकाल सकते हैं। क्या कहा मैंने, और जैसे ही शुड को हम बाहर निकालेंगे तो वो इफ की जगह लेगा, किसकी जगह लेगा, और इफ वहां से हट जाएगा, यानी वहां पे शुड कनेक्टर का भी काम करेगा, शुड विल बी यूज्ड एज ए कनेक्टर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, देखना ध्यान से, शुड एनीथिंग हैपन आई शैल टेलीफोन द पुलिस, और सेकंड स्ट्रक्चर बनाओ तो शुड एनीथिंग हैपन टेलीफोन द पुलिस। यहां पे अब ये स्ट्रक्चर पूरा खत्म होता है, रूल पढ़ो। यदि इफ क्लॉज में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, यानी कि ये वाला शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा जो रूल है थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया उतना नहीं दिया हुआ है, तो हम इंपेरेटिव स्ट्रक्चर या सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हो, तो कर ही रहे हैं इंपेरेटिव स्ट्रक्चर या सिंपल फ्यूचर टेंस। चलो अपन इसको थोड़ा सा और विस्तार में देखते हैं। ओपन कंडीशन वो वाली जिसमें शुड आ सकता हो, किसमें आ सकता है पहले तो बताओ, जिसमें हम कंडीशन नहीं चाहते हैं कि हो जाए। ठीक है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहली बार छेड़छाड़ करके अपन शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पहली चीज। और उसी सेंटेंस में शुड को बाहर निकाल सकते हैं, उसी सेंटेंस में किसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो ऐसा सेंटेंस ही नहीं है जिसमें शुड, ऐसा सेंटेंस ही नहीं है जिसमें शुड आ सकता हो, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे हम, ओनली एंड ओनली वी कैन यूज इफ कनेक्टर, ओनली एंड ओनली वी कैन यूज इफ कनेक्टर, वी कैन नॉट यूज शुड कनेक्टर। यहाँ पे शुड एज ए कनेक्टर यूज हुआ है, क्या नहीं, कुछ और यूज नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज इफ का स्थान ले सकती है बाहर आके वर्ब में से, वर्ब के पार्ट में से, तो वो शुड है। कल को ऐसा मत कर देना, देखो इधर, सर इसके आगे इसमें डस छुपा हुआ है, डस ले लूं क्या बाहर ना, और कुछ बाहर आ नहीं सकता, केवल और केवल क्या बाहर आ सकता है, शुड बाहर आ सकता है, और वो भी शुड वाले सेंटेंस में आ सकता है जिसमें शुड इस्तेमाल किया जा सकता हो। और तीनों कंडीशन में एक एक वर्ड को अलाउड है बाहर आना, तो ओपन कंडीशन में किसको बाहर अलाउड है आना, वो डिस्क्लोज हो चुका है, शुड को आना है। वैसे ही हाइपोथेटिकल कंडीशन में भी एक कनेक्टर है, जो एक वर्ब है जो कनेक्टर का स्थान ले लेगा, और इम्पॉसिबल में भी एक कनेक्टर, एक वर्ब है जो कनेक्टर का स्थान ले लेगा। ओपन कंडीशन में कौन सा वर्ब है जो कनेक्टर का स्थान ले सकता है, शुड, और वो केवल शुड वाले सेंटेंस में ले सकता है, सारे सेंटेंस में नहीं ले सकता। ठीक, सेकेंड कंडीशन पे पहुंच चुके हैं हम, पढ़ो नाम, पढ़ो इनके, इमेजिनरी
हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकल, अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट मतलब पास्ट ऐसा जो कि रियल में ना हो, झूठा इमेजिनेशन में हो, और एक रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। रिमोट पॉसिबिलिटी जिसकी पॉसिबिलिटी है लेकिन ना के बराबर पॉसिबिलिटी है तो सही यार। एक हफ्ता है, एक हफ्ता है, पढ़ाई करो तो पास हो जाओगे। अब प्रैक्टिकली तो पास हो ही नहीं सकते ना। एक हफ्ता है तो रिमोट पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी पूरी नहीं है ना। ये शॉर्टकट्स जितने भी हैं, जितने भी शॉर्टकट्स हैं, ये कभी भी रिजल्ट नहीं देते। अगर ये रिजल्ट देंगे, अगर ये रिजल्ट देंगे तो शॉर्ट टर्म में देंगे। इन द लॉन्ग टर्म आपको कभी भी कोई शॉर्टकट रिजल्ट नहीं दे सकता। कभी भी इनके झांसे में ना पड़े, कभी भी आप अपना मन ही ना बनाएं कि मैं शॉर्टकट पे जाऊं। बेटा एक ही लाइफ है, उसको भी क्या शॉर्टकट से जीना? एक ही मिली है ना, ढंग से सीखो ना सारी चीजें। दोबारा तो लाइफ मिलेगी नहीं कि वापस आके सारी चीजें सीखेंगे हम। तो आप वन शॉट पे एक दो घंटे के फिर 30 मिनट ठीक है, तो वो जितने भी चीजें हैं वो सब बेवकूफ बनाने का काम है टोटल। अपने को सर हाफ शॉट टेंस पढ़ने होता है वन शॉट लेकिन सर अगर मान लो किसी की वॉइस किसी की ऐसी हालत हो, ये आ गया हाइपोथेटिकल कंडीशन में। हाइपोथेटिकल कंडीशन में आ गया ये, किसी की ऐसी हालत हो, तो अपन हाइपोथेटिकल कंडीशन तक पहुंचे ही क्यों? हमें अपनी हालत ऐसी बनाए ही क्यों? और जिसकी बनती होगी वो अपना देख लेगा, हम हमारे ऊपर इसको क्यों लें? हम ऐसे क्यों सोचें कि हमारी कंडीशन ऐसी हो जाएगी? हम ऐसे क्यों सोचें भाई? देखो पहले पढ़ा हुआ हो और दोबारा रिवाइज करना हो तो उसके लिए मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। पहले पूरा करो। एसएसटी में नहीं समझता हूँ, एसएसटी वाले सर से पूछिए आप। चलो, चलो चलेंगे सेकंड कंडीशन पे आगे बढ़े। अब सेकंड कंडीशन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो बता दो, तीनों कंडीशन का स्ट्रक्चर बता दो। किधर, कौन से क्लॉज में? इफ क्लॉज में। उधर इधर नहीं होता, इफ क्लॉज इधर भी आ जाएगा। इफ क्लॉज बोलो, नाम बोलो। हाँ, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस कौन से क्लॉज में? और रिजल्ट क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन बोला? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो उसी सेंटेंस को एक बार कन्वर्ट कर दूं मैं स्टार्ट करने के लिए। उसी सेंटेंस को मैंने चेंज किया है। इफ यू लेबर्ड हार्ड, लेबर का क्या हो गया? लेबर्ड हो गया। और विल पास का क्या हो गया? पास्ट क्यों आएगा? वुड के साथ वी वन आएगा ना। तो फिर तू नहीं बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि तू पास्ट बोल रहा है ना, हम खुद ही कह रहा है ना तू वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा है ना, बोला भी तू नहीं था, तो फिर तू इस्तेमाल क्यों कर रहा है? ठीक है, चलो इधर आओ। इमेजिनरी कंडीशन में दो क्लोजेस होते हैं, जिसमें इफ क्लोज किस में आएगा? सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, और दूसरा रिजल्ट क्लोज होगा। वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया ना सारी। छोड़ साथ छोड़, अब इधर ध्यान दे लो, नहीं खड़ा कर दूंगा मैं, हैंड्स अप करवा दूंगा। यूट्यूब पे पनिशमेंट मिलती है, अच्छी लगती है आपको? पिछले वीडियो में भी मिली थी, एक जना पूछ भी रहा था कि वो बच्चे कौन है जिनको वीडियो यूट्यूब पे भी शर्म नहीं आती। मैंने बड़ी ही खेत के साथ समझाया कि मेरा स्टूडेंट है, थोड़ा बदमाश है। चलो इधर देखो, अब ध्यान दे लो यहाँ पे। मेरे को मुर्गा बनाऊंगा यूट्यूब पे, अच्छा नहीं लगेगा। प्रैक्टिकली करके दिखाऊं? आ जाओ। इफ क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज, सिंपल पास्ट, वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसकी एडवांस बातें का स्टार्ट करें। आ जाइए, सेंटेंस पढ़ो, पढ़ो। मतलब अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं वहां से अगर मैं दिल्ली जाता या जाऊंगा तो मैं वहां देखो, अब कुछ मेरी बात सुनो। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हाइपोथेटिकल कंडीशन में आ ही नहीं सकते हैं। और कुछ सेंटेंस अगर उसने उसने यूज किया है हाइपोथेटिकल कंडीशन में किसी सेंटेंस को, तो अब हमारा बस नहीं चलेगा ना। अब हमको वो चीज हाइपोथेटिकल कंडीशन में सोचनी पड़ेगी। भाई अगर मैंने कहा कि तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, तो अब मैंने आगे होकर कहा ना भाई हाइपोथेटिकल कंडीशन में। देखो एग्जाम में क्या होगा? मिसमैच होगा। क्या होगा? इधर और इधर वाले क्लॉज का मिसमैच होगा, वहां से पकड़ना पड़ेगा। समझ आई? अभी तो दोनों जगह मैच हो रहा है ना।
इधर वाले साइड तो लग रहा है सिंपल। मेरी बात सुन, मेरी बात, अरे पूरी बात सुनिए, अभी टॉपिक खत्म होने दीजिए, उस पर भी आ जाएंगे, है ना। उसका सेंटेंस है, एक्सरसाइज है पूरी हमारे पास, जो आप कह रहे हो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल सच है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन के सेंटेंस गिनती में कम होते हैं, ज्यादातर सेंटेंस ओपन कंडीशन एंड डिस्ट्रॉयड कंडीशन के होते हैं, या तो शर्त करने का स्कोप है या नहीं है, इमेजिनेशन में है, ये इसके सेंटेंस कम होते हैं। लेकिन अब उसने आगे होकर इसको यूज किया है, तो इसको तो समझें, अगर ये सेंटेंस आ जाए तो उसका अर्थ क्या निकल सकता है उसके बारे में तो ध्यान दें। तो इफ आई वेंट टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाता तो मैं आपके लिए न्यू पेयर ऑफ शूज ले आता। अब सपोज करो, स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं ना। मान लो कोई मान लो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को न्यू पेयर ऑफ शूज दिलाना चाहता है। अगर कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को न्यू पेयर ऑफ शूज दिलाना चाहता है, तो अब वो वाइफ काफी टाइम से जिद कर रही है कि मुझे न्यू पेयर ऑफ शूज दिलाइए। तो हस्बैंड ने क्या प्रॉमिस किया, यार अगर मैं दिल्ली जाता ना तो न्यू पेयर ऑफ शूज दिला देता, ना मैं कभी दिल्ली जाऊंगा और ना कभी तुम्हारे शूज आएंगे। सपोज करो वो हस्बैंड ऐसा है जो कभी अपने गांव से भी बाहर नहीं गया, गुनसी मुंडिया से भी बाहर नहीं गया, और वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर मैं दिल्ली जाता ना तो तेरे लिए जरूर लाता। तो उसकी वाइफ ने ये कंडीशन हाइपोथेटिकल मान ली, नहीं मान ली, क्योंकि उसको पता है वैसे प्रैक्टिकली जा सकता है और ला सकता है, बट उसको पता है हमारे केस में भैया वो मुंडिया से बाहर नहीं गया कभी, तो वो दिल्ली कहाँ से चला जाएगा और कहाँ मेरे लिए न्यू पेयर ऑफ शूज ले जाएगा। तो इस तरीके से स्टोरी बनाने की कोशिश करो जो कंडीशन उसी ने यूज कर ली है, ठीक है, क्लियर है। अब आप स्ट्रक्चर वाइज देखो ये सेंटेंस सही है क्या, हाइपोथेटिकल कंडीशन के स्ट्रक्चर वाइज देख लो एक बार, सही है क्या। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, V2, और वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो ये करेक्ट है, ठीक है, चले आगे। अब इसको पढ़िए, हाँ बोलो। ऑफ प्रीपोजिशन से पहले द तब आता है जब बात चल रही हो आगे, एक क्लॉज चल रहा हो, एक फ्रेज चल रहा हो। यहाँ पे पेयर ऑफ शूज ही हमारा नाउन है, नाउन के बीच में द फिट नहीं होता, ठीक है। हाँ तो पहले लगा सकते हो, तो अगर आपकी इच्छा है तो लगाओ, आप इंडेफिनेट बनाना चाहते हो तो। जब आप पेयर ऑफ शूज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका जिक्र आप पहली बार कर रहे हैं, और स्पेसिफिक किसी एक पेयर ऑफ शूज की बात कर रहे हैं, मान लो वाइफ पहले देख के आई है उसको और हस्बैंड उसी की बात कर रहा है, तब लगाएगा कि हाँ वो वाला पेयर ऑफ शूज मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है। तो आन तो दोनों ही सकते हैं एज पर द मीनिंग। अब इधर आइए, इफ आई वॉज या वर ए बर्ड आई कुड फ्लाई इन द एयर। सबसे पहले तो ये बताओ, अब ये प्योर हाइपोथेटिकल कंडीशन का सेंटेंस, ये तो इससे बाहर जा ही नहीं सकते, तो ओपन कंडीशन में या डिस्ट्रॉयड कंडीशन। अब वो वाला तो जा सकता था और वो वाला तो हम तीनों में लेके गए थे, तो आप इस पे कह सकते हो कि सर इस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंडीशन, इस पे तो कोई सवाल नहीं है ना। अगर मैं पक्षी होता तो आप ओपन कंडीशन में भी नहीं हो सकते, आप डिस्ट्रॉयड कंडीशन में भी नहीं हो सकते, या आप हाइपोथेटिकल कंडीशन में ही हो सकते हो। तो मैं आकाश में उड़ जाता, तो शर्त रख रहा हूं मैं कि अगर मेरे पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। अब ना ये शर्त पूरी होनी, ना ये रिजल्ट पूरा होना कभी, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन का एक प्योर सेंटेंस बना कि नहीं बना, ठीक है, बन गया है। तो आप इसमें स्ट्रक्चर में कुछ भरना है आपको। इधर इधर तो करेक्ट है स्ट्रक्चर, वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर तो करेक्ट है स्ट्रक्चर, उधर स्ट्रक्चर करेक्ट भरना है आपको। सो वॉज या वर्ब कुछ भी लगाओ तो वो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर्ब होती है। अब वॉज या वर्ब, वर्ब, इससे पहले एक टॉपिक सीखा था हमने हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस, उसमें आपको बताया था कि हाइपोथेसिस में ना, कल्पना में वॉज या वर में से सिलेक्शन करना होता है, तो हमेशा कौन सेलेक्ट होता है, वर सेलेक्ट होता है, याद आया, पिछले हफ्ते बताया था। हाइपोथेसिस कल्पना के अंदर, कल्पनाओं के अंदर जब भी वॉज या वर से सिलेक्शन करना होगा तो क्या सेलेक्ट होगा, वर। उस जगह अपन सब्जेक्ट को नहीं पकड़ेंगे, अपन डायरेक्ट वर्ब जो है वर लगाएंगे, चाहे से फिर सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ आई वर ए बर्ड, if I were a bird I could fly in the air। इमेजिनरी कंडीशन के इफ क्लोज में यदि बी वर्ब आए तो हमेशा वर आएगा, बी वर्ब आएगी तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि इमेजिनरी कंडीशन है, और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, तो उसमें भी वॉज का कोई स्कोप नहीं है, हमेशा क्या आएगा, वर का प्रयोग होगा।
डन। अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। ओपन कंडीशन में कौन सा ऐसा शब्द था या वर्ब का पार्ट था जिसको कनेक्टर का स्थान प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त था? शुड। तो मैंने कहा था हर एक कंडीशन में एक एक को विशेष अधिकार प्राप्त है। इस क्या होगा? वुड। वुड नहीं, वुड अंदर है क्या जो बाहर आएगा? उसमें शुड अंदर था तो बाहर आते हैं। यहाँ पे वुड अंदर कहाँ दिख रहा है आपको? कौन? वर। तो वर वाले सेंटेंस में, उसमें शुड वाले सेंटेंस में वो बाहर आ सकता था, इसमें ये वर वाले सेंटेंस में वर बाहर आ सकता है, बाकी किसी में बाहर नहीं आ सकता। जैसे इसमें तो चलो मैं एक बार वर बाहर निकालता हूँ। वर आई ए बर्ड आई कुड फ्लाई इन द एयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आप इसमें से डिड बाहर निकाल दो, इसमें से डिड प्लस गो होता है तो डिड बाहर निकाल दो। केवल और केवल वर बाहर आ सकता है और वर वाले सेंटेंस में ही आ सकता है, हर किसी सेंटेंस में और कोई चीज बाहर नहीं आ सकती। जैसे उसमें शुड बाहर आ सकता था, इसमें वर बाहर आ सकता है, बाकी सेंटेंस में कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है। वो बाहर आएगा तो इफ का स्थान ले लेगा, एज अ कनेक्टर काम करेगा। डन। क्लियर? वर आई अ बर्ड आई कुड फ्लाई इन द एयर। चलते हैं आगे, पढ़िए। ये भी हाइपोथेटिकल कंडीशन का सेंटेंस बन सकता है कि मैं अगर इतना अमीर होता, मैं अमीर होता तो मैं दूसरा ताजमहल बना देता। अब आप कितने भी, हाँ ताज या ताजमहल, हाँ जो नहीं ताजमहल है यहाँ पे, है ना। अगर मैं अमीर होता तो मैं दूसरा ताजमहल बना। अब अमीर लोगों की संख्या क्या, अमीर लोगों की कमी है क्या इस दुनिया में? खूब अमीर लोग हैं, लेकिन आज आजकल क्या कोई दूसरा ताजमहल बना पाया क्या? नहीं। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, आप कितने भी अमीर हो जाते हैं ना तो भी आप ये काम, ये रिजल्ट तो मिल ही नहीं सकता था। तो ये भी प्योर हाइपोथेटिकल कंडीशन का सेंटेंस है जिसको ओपन में या डिस्ट्रॉयड में बोला जा नहीं जा सकता। तो अगर ये सेंटेंस आ जाए एग्जाम में तब तो हाइपोथेटिकल यूज करोगे ना। ठीक है, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक कर लो, सही है क्या? बी वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर आती है, जिसमें जब वर हमेशा सेलेक्ट होती है, ऊपर क्लॉज वो लिखा हुआ है रूल, और कुड के साथ बिल्ड आ गया। इसमें से ये भी वर वाला सेंटेंस है तो इसमें भी वर चाहे तो हम बाहर निकाल सकते हैं। निकालो और बताओ क्या होगा। वर इफ हट जाएगा, आई रिच, वर को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? वर आई रिच आई कुड बिल्ड अनदर ताज। इसका मतलब वही है जो ऊपर वाले का है कि मैं अगर इतना अमीर होता, मैं अमीर होता तो मैं ताज, क्या ताज, ताजमहल का मतलब बताऊं? ताजमहल कर लेना, हाँ कोई, हाँ बोलो। चलो आगे देखो। हाँ ये पढ़िए। इफ ही वर टू कम शी वुड बी हैप्पी। इफ ही वर टू कम शी वुड बी हैप्पी, मतलब अगर वो आ जाता तो वो खुश हो जाती। ठीक है, स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या? बी वर्ब है, करेक्ट। देखो सिंपल पास्ट टेंस, और उधर वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अगर बी वर्ब की अगर केवल फॉर्म यूज करनी है तो फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, लेकिन एक मॉडल के साथ अगर यूज करनी है तो फिर बी वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म लेता है बी, फिर इज एम आर नहीं आएगा। समझ गए? फिर से सुन लीजिए, इसको डिटेल में देख लीजिए कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे तो होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म हम यूज कर ही रहे हैं तब से वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, ये तो होती है। लेकिन अगर किसी मॉडल के साथ बी वर्ब को इस्तेमाल करना हो, जैसे वुड के साथ करना है, तो फिर ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, बी ओरिजिनल अपनी फॉर्म लेके आएगा, ओरिजिनल अवतार लेके आएगा बी। ठीक है, वुड बी, शुड बी, कुड बी है। ठीक है, डन है अभी? क्लियर है? चलो इसमें से भी वर्ब बाहर आ सकता है ना, निकालो वर्ब बाहर। वर ही टू कम शी वुड बी हैप्पी। ये बिल्कुल एडवांस लेवल के सेंटेंस पढ़ रहे हो। ऐसे सेंटेंस हो सकता है कि इनमें से कुछ एक सेंटेंस तो आपने कभी पढ़े, मतलब पढ़े ही नहीं हो, पहली बार लाइफ में पहली बार सुन रहे हो, ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेजिनरी कंडीशन खत्म है। हाँ, इमेजिनरी कंडीशन देखो, देखते हैं अगर कुछ और है तो। सो थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन, डिस्ट्रॉयड कंडीशन। क्या हुआ? टाइम हो गया? 4:30 बज गए, चलो फटाफट करो। 4:30 बज गए, ठीक है। चलो 10 मिनट का और है बस, ज्यादा नहीं है। डिस्ट्रॉयड कंडीशन, रिजेक्टेड कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, क्या मतलब है? कंडीशन को पूरा करने का स्कोप ही नहीं रहा अब तो,
स्कोप, रिसोर्सेस, टाइम सब निकल चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब कंडीशन पॉसिबली उसको फुलफिल ही नहीं किया जा सकता और रिजल्ट भी पॉसिबली नहीं पाया जा सकता। एक बार के लिए तो उसी सेंटेंस को जो शुरू से चलता आ रहा है उसी को कन्वर्ट करें हम, क्या आएगा, इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड, हैड प्लस V3, यू वुड हैव पास्ट, वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब आएगी थर्ड फॉर्म पास्ट, ठीक है ना, अब आएगी पास्ट। आइए, इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। सो इफ क्लॉज में क्या होगा, इफ क्लॉज में क्या होगा, इफ क्लॉज में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आप टेंस के हिसाब से याद करें या फिर आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद कर लें, हेड प्लस V3, वो ज्यादा आसान है, हेड प्लस V3। और रिजल्ट क्लॉज में क्या होगा, वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इफ क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब। बिल्कुल कंडीशनल क्लॉजेस थे ना, मतलब इसका इजी लेवल आएगा, इसका इजी लेवल आएगा। आपने जो सिलेबस दिया था उसमें था कंडीशनल सेंटेंस। हाँ इन्होंने दिया था, हाँ मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। अबे भिड़ा रहा है फिर, तेरे को नहीं किया इसने। हाँ जी इधर देखिए, चलो आ जाओ, अब आ जाओ इधर आ जाओ, एडवांस सेंटेंस देखो इसके और खत्म करो ये टॉपिक। क्या है, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आ जाओ उसी हस्बैंड वाइफ पे आ गए। अब जो हस्बैंड है वो मुंडिया से बाहर जा चुका है, अब वो मुंडिया से बाहर जा चुका है, तो वो कह रहा है अगर मैं दिल्ली जाता, सपोज करो, अब इस सेंटेंस की एक स्टोरी बना सकते हो आप, जैसे उसकी बना पाए हम। आप ऐसे मत कहो कि सर ये सेंटेंस तो डिस्ट्रॉयड कंडीशन में हो ही नहीं सकता, इसको तो ओपन में यूज हो गया लेट से, अब होने के बाद स्टोरी बना के बताओ मैं क्या हुआ होगा वहां पे, क्या वारदात हुई होगी। हाँ दिल्ली से वो फ्लैट में तो गया था, हाँ, है ना, लेकिन दिल्ली के ऊपर से कर गया। मतलब दिल्ली से नीचे गिर जाता, हाँ फ्लाइट छूट गई, हाँ ये स्टोरी फिर भी बन सकती है, ट्रेन छूट गई। देखो एक स्टोरी ऐसे बना सकते हैं हम, एक स्टोरी ये बना सकते हैं कि दिल्ली के पास किसी शहर में गया था, लेट से दिल्ली के पास का कोई शहर बताओ, फरीदाबाद। फरीदाबाद, यस फरीदाबाद गया, दिल्ली के पास मुंबई, पूरे जीके की ऐसी तैसी कर दिया आपने, पूरे ज्योग्राफी की ऐसी तैसी कर दी। दिल्ली के पास मुंबई, हाँ तो ठीक है फरीदाबाद, लेट से फरीदाबाद, या गुड़गांव भी है ना भाई, सपोज करो दिल्ली के पास फरीदाबाद वो गया था और वो वहां से वॉच नहीं लाया, आ गया वापस, हाँ नहीं जानबूझ के नहीं लाया। ठीक है, हस्बैंड अक्सर ऐसा करते हैं, तो आ गया वो वापस, नहीं लेके आया, नहीं लेके आया, ठीक है, घर आ गया। अब वाइफ ने कहा कि मेरी वॉच कहाँ है, तो मैंने क्या कहा, मतलब हस्बैंड ने क्या कहा, नॉट मैंने, कि अगर मैं दिल्ली गया होता ना तो मैं वॉच ले आता, पर अब स्कोप खत्म हो गया ना, मैं तो फरीदाबाद से वापस आ गया, तो ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली नहीं जा सकता था, हाइपोथेटिकल नहीं है अब ये, पर उसको फुलफिल करने का स्कोप खत्म हो गया, अब तो मैं वापस आ गया ना, समझ गए। तो स्टोरी बन गई, क्लियर है। स्ट्रक्चर वाइज सेट करो उसको, मतलब चेक करो, हेड प्लस V3, हेड प्लस, इधर वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस बाय की सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों बॉट होती है, बाय बॉट पॉट, सो वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3, डन, ओके, कोई डाउट नहीं है। अब सुनिए, ओपन कंडीशन में ऐसा कौन सा शब्द था जिसको कनेक्टर के जगह आने का अधिकार प्राप्त था, हाइपोथेटिकल कंडीशन में इसमें हैड। तो अब लेकिन डिफरेंस है तीनों में, मतलब उन दोनों में और इसमें, ये थोड़ा सा स्पेशल है। उन दोनों में शुड और वर्ब बाहर आ सकता था और कोई नहीं बाहर आ सकता था, वर्ब में से कौन कौन बाहर आ सकता था, शुड और वर्ब, और इसमें हेड आ सकता है। तो शुड तो तभी बाहर आ सकता था ना जब वो शुड वाला सेंटेंस होता, क्योंकि सारे सारे तो भगवान भगवान ना करे वाले सेंटेंस सब में थोड़ा शुड यूज होता था, और वर्ब तो तब बाहर आता ना जब वो वर्ब वाला सेंटेंस होता, लाइक बी वर्ब वाले सेंटेंस जो होते हैं। इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि हेड तो सब में ही आना है, हेड तो सब में ही आना है ना, हेड प्लस V3, तो इसमें यानी कि डिस्ट्रैक्ट कंडीशन के किसी भी सेंटेंस में हेड बाहर आ सकता है, किसी भी सेंटेंस में, कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं जिसमें हेड बाहर नहीं ला सकते अपन, सब में अपन हेड बाहर निकाल सकते हैं। निकालो जरा बाहर निकालो, इफ को रिप्लेस करके मैं क्या कहूंगा, हैड आई गॉन टू दिल्ली, हैड आई गॉन टू दिल्ली I would have bought you a new watch. Had I gone to Delhi, I would have bought you a new. Done. तो तीनों ही कंडीशन और उससे रिलेटेड फैक्ट्स तो यहाँ पे होते हैं खत्म। अब कुछ एडवांस सेंटेंस, मतलब
जो अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं उसमें आपको तीनों कंडीशन के हिसाब से एरर ढूंढनी है, नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड कंडीशन, तीनों कंडीशन के हिसाब से आपको एरर्स ढूंढनी है और ध्यान देना है, ठीक है ना। ये लास्ट पार्ट है, फिर खत्म। पढ़ो। If you had not exclaimed, इफ यू हैड नॉट एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम होता है चिल्लाना, अगर आप नहीं चिल्लाते तो मुझे ये समझ ही नहीं आता, आप चिल्लाए जो मुझे समझ में आ गया ठीक है। अगर आप एक्सक्लेम करके नहीं समझाते, चिल्ला के नहीं समझाते ना, तो मैं ये बात कभी समझ ही नहीं पाता, ठीक है। तो हैड के साथ V3, वुड शुड कुड माइट प्लस हैव के साथ V3, स्ट्रक्चर वाइज सेट हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। ओके, हेड बार आ सकता है किसी भी सेंटेंस डिस्ट्रॉयड कंडीशन में, तो हर सेंटेंस में हेड बार आ सकता है, इवन उस पहले वाले सेंटेंस में भी आ सकता था, हैड यू लेवर्ड। इसमें से निकाल लो जरा, had it not explained, हैड यू, अब नॉट आएगा, हैड यू नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि हैड इधर आ चुका है, हैड इधर आ चुका है, ऐसे मत सोचना कि वहां पे नॉट अकेला है, हेड के साथ ही है पर वो बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। वहां पे नॉट अकेला नहीं है भाई, मत कहना कि नॉट अकेला है, नॉट और हेड है दोनों है उधर, लेकिन हेड बाहर आ चुका है, दूर है बस उससे थोड़ा, लेकिन है वहां पे, ठीक है। हैड यू नॉट एक्सप्लेन आई वुड नॉट हैव अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस देखो, ये पढ़ो ध्यान से। if she had appeared on एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, act on एक्ट, action लेना, no sir, हाँ एक्शन लेना या कहा मानना, किसी का कहा मानना होता है एक्ट ऑन, किसी ने कोई बात कही आपने कहा मान लिया, तो एक्ट ऑन क्या हुआ, तेरा पैर उधर क्या करने गया, तो उसने तेरे पैर पे पैर नहीं रखा, तूने तेरा पैर इसके पैर के नीचे रखा, नहीं यहाँ पर रखना है, तो अपने आप वहां चला गया। यहीं पे कुछ लिखते रहेगा, अच्छा, हाँ जी, एक्ट ऑन का मीनिंग कहा मानना, किसी की बात सुनना, कहा मानना। अब सेंटेंस का मीनिंग बताओ। अगर वो मेरी कई बात को मान लेती तो सर उसको मलेरिया नहीं, उसको मलेरिया नहीं होता, वो मलेरिया द्वारा अटैक नहीं की जाती है ना, मलेरिया के द्वारा उसका अटैक नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज करेक्ट है क्या सेंटेंस, बिना पढ़ी पढ़ो, यही होती है, यही होती है, यही होती है। अब तो कुछ गलती नहीं है, सारी गलतियां तो पूछ ली आपने, जो आपको चेक करने हो तो मुझसे पूछ लिया सारा, फिर भी सेंटेंस गलत है। पकड़िए देखें कोई पकड़ सकता है तो। कुछ भी मत बोलो, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में और बाकी के सेंटेंस में क्या डिफरेंस है वो पहचान। एक्ट ऑन को तो हटा देता हूँ मैं। बोलो, तो फिर बाय प्रीपोजिशन कब आता है, बाय प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है सब्जेक्ट, बाय मलेरिया, एक्शन तो मलेरिया ने किया ना अटैक करने का। ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं, वैसे तो नवा चैप्टर है बेटा, बट अब इधर डिस्कशन हो रहा है तो उसका सेंटेंस अगर एक बनता है तो इसलिए बताना पड़ेगा। तो ऐसा कभी ना कभी तो सुना ही होगा आपने, हिंदी में सुना होगा कृतवाच्य कर्मवाच्य, और इंग्लिश में सुना होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। कृतवाच्य कर्मवाच्य तो इंग्लिश में, ओ हिंदी में और इंग्लिश में क्या, एक्टिव वॉइस। इतनी क्यों हंसी आती है तेरे को, डंडा कहाँ है मेरा। बार बार रखे नहीं, जैसे कि रुद्र है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखूंगा कि डंडा रखना ही पड़ेगा। तूने छुपा के रखा है, चलो अब इधर आ जाओ। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश में और हिंदी में कृतवाच्य कर्मवाच्य, किसी को मीनिंग पता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बीच का, और उसमें एबनॉर्मल। देखो, जब अपन एक्शन करने वाले पर फोकस करते हैं वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में, जब अपन एक्शन किस पर हुआ ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। जैसे कि एक हिंदी का वाक्य बताता हूँ, राम ने टाइगर मारा, टाइगर राम के द्वारा मारा गया, समझ गए।
तो पहले सेंटेंस में राम पे फोकस किया जा रहा है जिसने एक्शन किया, दूसरे सेंटेंस में टाइगर पे फोकस किया जा रहा है जिस पर एक्शन हुआ। तो जो पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस होता है उसमें हम बाय लगाकर और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे टाइगर वॉज किल्ड बाय राम, बाय राम। मैं एक सेंटेंस बता देता हूं, देखो इधर, राम किल्ड ए टाइगर, ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 9 चैप्टर में सिखाएंगे आपको। ए टाइगर वॉज किल्ड बाय राम, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट था वो बाय के साथ इस्तेमाल होता है, बाय के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो बाय के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इस एक्शन का सब्जेक्ट। इस एक्शन में सब्जेक्ट एक्शन किसने किया, इस वाले क्लॉज में एक्शन किसने किया, मलेरिया ने। और किस पर किया, शी पर। अटैक करने का काम शी ने थोड़ा ना किया, अटैक करने का काम शी ने किया क्या, किसने किया, मलेरिया ने। अटैक किस पर हुआ, शी पर। तो जिस पर अटैक हुआ उस पर फोकस कर रहे हैं, और जिसने अटैक किया, जो एक्शन करने वाला है, उसको बाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दो बातें इस बात का प्रमाण है कि ये वाला क्लॉज पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में अगर ये है तो पैसिव कन्वर्जेशन भी जरूरी है, पैसिव कन्वर्जन भी जरूरी है। हर एक स्ट्रक्चर का पैसिव नहीं, अरे वर्ब का कन्वर्जन, पैसिव कन्वर्जन वर्ब का। तो सुनिए, पैसिव कन्वर्जन जब अपन वर्ब का करते हैं तो हैव प्लस V3 जहां पर भी दिखाई देता है वो हैव प्लस बीन प्लस V3 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे ओरिजिनली हैव प्लस V3 आना चाहिए था, ओरिजिनली क्या आना चाहिए था, हैव प्लस V3। बट अगर इसका पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है तो फिर क्या आएगा, बोलो, हैव प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बीन अटैक्ड बाय मलेरिया। द करेक्ट सेंटेंस इज, if she had acted on me she might not have been attacked by malaria। बट आप इसको एज ए स्ट्रक्चर मत याद कर लेना कि वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस बीन। स्ट्रक्चर तो हैव प्लस V3 ही है, अगर पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तब बीन लगाना है, अदरवाइज ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो ये रहेगा हैव प्लस V3। और एक्टिव पैसिव जब डिटेल में सीखेंगे तो वहां पे ये रूल वापस आ ही जाना है भाई, हैव प्लस V3 किस में चेंज होगा, हैव बीन प्लस V3। हैड प्लस V3 भी किस में चेंज होगा, हैड बीन प्लस V3। ठीक है, समझ आया। तो ये एक्सेप्शनल सेंटेंस समझ में आया एडवांस लेवल का, नहीं आया अभी भी, नो। सो दिस इज करेक्ट, आ जाओ नीचे, इसको पढ़िए। पता नहीं, अगर आपको लगता है गलत है तो कहो सर गलत है। गलत लग रहा है, सही है। अब आधे बच्चे तो उसको प्रिंटिंग मिस्टेक मान के एक हेड को काटे आते हैं कि सर 2 बार हेड प्रिंट हो गया है, प्रिंटर की गलती है या फिर टाइपराइटर की गलती है जिसने टाइप किया है। पर ऐसा नहीं है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर जॉन हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत जाते। ठीक है, जॉन नहीं था, मैच नहीं जीते, बात खत्म। ठीक है, अब सुनिए, एक हेड तो स्ट्रक्चर का पार्ट है, हेड सब में आ रहा है, हेड सब में आ रहा है, हेड सब में आ रहा है, एक स्ट्रक्चर तो हेड स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब हेड के साथ V3 आता है ना, तो दूसरा हेड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या प्रॉब्लम है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो यूज हो रही है, यही तो होनी चाहिए, और वही यूज हो रही है। हैव वर्ब का मतलब होता है किसी चीज का पोजीशन रखना, जैसे आई हैव ए पेन। अब इसका पास्ट टेंस में से ही बोलूंगा, आई हैड ए पेन, तो मैंने हैव का ऐड किया ना, तो वो हैव का ऐड ये इसने इस यहाँ पे कर दिया, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होगी। समझ गए क्या। सो 2 बार हैड आना, या इस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 2 बार हैड आना कभी गलत नहीं होता। मतलब स्ट्रक्चर वाइज गलत है तो बात अलग है, अभी मान लो इसको हाइपोथेटिकल सेंटेंस में बोलना है अपने को तब तो गलत है, लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर यूज ही ऐसा करना है हेड प्लस V3, तो वहां पे हेड प्लस V3 तो कोई भी V3 हो सकता है ना, तो हैव की भी तो V3 हो सकती है, तो हैड प्लस हैड भी करेक्ट होगा। डन। और उधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की, वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, करेक्ट है सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये पढ़ना देखें, मीनिंग कृतिका बताएगी।
बोलो मौलिक मीनिंग। अगर उसके पास थोड़ा टाइम ही बचता, कुछ घंटे बचते या थोड़ा समय भी बचता, तो वो क्या करता, उस समय वो कैसे व्यतीत करता, पब्लिक लाइब्रेरी में स्पेंड करता। ठीक है, मीनिंग समझ में आया। अब स्ट्रक्चर देखो, इधर उधर, इधर कैसा स्ट्रक्चर है। क्या आपको ये स्ट्रक्चर मिसमैच लग रहा है क्या? मुझे तो बस इतना सवाल जवाब दो। इफ क्लोज और रिजल्ट क्लोज का स्ट्रक्चर मिसमैच का मतलब है इधर ओपन कंडीशन का स्ट्रक्चर आता है, इधर डिस्ट्रॉयड का आ जाए, इधर डिस्ट्रॉयड का आ जाए, इधर हाइपो, ये मिसमैच होगा। तो आपको मैच करना है कि ओपन है तो इधर भी ओपन, इधर भी ओपन का, हाइपोथेटिकल है तो इधर भी है। तो आपको मिसमैच लग रहा है क्या? पहले तो बताओ यस और नो। यस सर। ओके रुद्र, मुझे बताओ कि रिजल्ट क्लोज में कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है इसने। ये है रिजल्ट वर्किंग होंगे ना। हाँ बिल्कुल। ये है प्राइमरी क्या स्ट्रक्चर होता है? रिजल्ट को हाँ कोड शॉर्ट कोड माइट के साथ वर्क की वेरी गुड। वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर वाली कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन का यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ है। तो अब अगर उधर इमेजिनरी कंडीशन का स्ट्रक्चर यूज होगा तब तो करेक्ट है, नहीं होगा तो नहीं है। अब मुझे बताओ वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर है। इफ को तो भूल जाओ, वर्ब का स्ट्रक्चर बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर होता है वो। तो हेड के साथ V3 दिख रहा है आपको। फ्यू वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्यू वर्ब है, पहले तो बताओ। तो अगर आपको V3 नहीं मिला, दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर भी नहीं फॉलो हुआ। अब हेड आना, हमेशा हेड प्लस V3 का स्ट्रक्चर फॉलो होना थोड़ी ना होता है। अरे भैया, केवल V3 का तो नहीं होगा, V2 का तो होगा। हैव की सेकंड फॉर्म भी तो हेड होती है। कहाँ है मिसमैच? V2 के साथ वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है क्या? तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। इतने इन डेप्थ तरीके से वो बोल जाएगा, हमको क्या लगेगा कि हेड के साथ V3 तो है ही, आया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले क्लोज में एरर मान लेंगे। समझ गए? हैव की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों हेड होती है। अब डायरेक्ट V3 तो यूज ही नहीं होता ना किसी स्ट्रक्चर में। ओपन कंडीशन में V1, इमेजिनरी कंडीशन में V2, और डिस्ट्रॉयड कंडीशन में हेड प्लस V3। लेकिन अकेला V3 कहीं आया क्या? तो मैं इसको अकेला V3 क्यों मानूंगा, अकेला V2 मानूंगा ना, इमेजिनरी कंडीशन मानूंगा। एंड मोर ओवर इधर भी तो इमेजिनरी कंडीशन है, आपने खुद ने बताया। तो इधर भी इमेजिनरी कंडीशन से पहले, अगर इधर इमेजिनरी, दोनों में से जो आसान है उसको पकड़ो, ये आसान था, इमेजिनरी कंडीशन है। अब क्या उधर इमेजिनरी कंडीशन लग रही है नहीं लग रही है, उस पर फोकस करो। बिल्कुल लग रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज हो रही है, हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। डन, क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, अगेन मिसमैच है या नहीं है वो ध्यान दे, इस चीज पे फोकस करो। मतलब इस पॉइंट के बाद तो ये मिक्स में आने लग गए, मतलब यहाँ खत्म हो चुका है, ये डिस्ट्रॉयड कंडीशन तो यहाँ खत्म हो चुका है ना। अब अपन एडवांस लेवल कर रहे हैं, मतलब सारी कंडीशंस को मिक्स में, मिसमैच वाले सेंटेंस देख रहे हैं, मिसमैच होता है कैसे अपन पकड़ते हैं। हाँ जी, लास्ट सेंटेंस है। हाँ सही है, बोलो सही है। रुद्र, इधर कौन सा स्ट्रक्चर है? हाँ इफ में इमेजिनरी वाला क्या स्ट्रक्चर होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इधर क्या आनी चाहिए थी? आ रही है क्या? है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो भैया वुड शुड कुड माइट के बाद हैव आने के, हैव आते ही V3 की तलाश करना कोई जरूरी नहीं है। स्ट्रक्चर हमने याद कर लिया ना, वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस अब दिमाग क्या कहता है, वुड शुड कुड माइट प्लस हैव आ जाए ना तो V3 की तलाश करने लग जाओ। या फिर कई बच्चे तो केवल इतना पढ़ते हैं, वुड शुड कुड माइट हैव, हाँ सर थर्ड कंडीशन, वुड शुड कुड माइट प्लस हैव तो आ ही रहा है, अरे V3 कहाँ है?
ये सेकंड कंडीशन ही चल रही है, थर्ड में पहुंचे ही नहीं हो अभी आप। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो होती है। तो ये स्टार्ट, ये वाले जितने भी सेंटेंस हमने अभी किए, चाहे से ये वाला किया, ये वाला किया, ये वाला किया, ये हैव वर्ब की सेकंड एंड फर्स्ट फॉर्म में जो कंफ्यूजन होते हैं उस पर बेस्ड है। तो हैव और हैड, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब्स तो होते ही हैं, पर हैव एक इंडिपेंडेंट मेन वर्ब भी बन सकता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी हैव, यहाँ पे आ रही है, जिसकी सेकंड फॉर्म रहेगी हैड, यहाँ पे आ रही है, जिसकी थर्ड फॉर्म रहेगी हैड, यहाँ पे आ रही है। देखो तीनों वर्ब, हैव वर्ब की तीनों फॉर्म्स यूज हो रही है। V1 यहाँ यूज हो रही है हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हो रही है, और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हो रही है हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। डन। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। बिल्कुल क्लोजली वॉच करना है कि वर्ड पकड़ के अपने को चेक करना है कि मिसमैच एक्चुअली है या नहीं है। ठीक है, डन। सो दैट इज इट। यहाँ पे हमारा कंडीशनल सेंटेंस खत्म होता है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था एंड इंपॉर्टेंट था। टेंस भी करना पड़ता है। टेंस भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिफोर दैट एक टेस्ट ले लेते हैं इसी का, नहीं ले? समझ में तो इसलिए नहीं आता, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो। हाई क्वालिटी के ओके चलो इसको एक बार स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।